हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस की केमिस्ट्री के टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। और इसमें हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट किया था वो था केमिकल स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 to 5 ये वीडियो मैंने बना दिया है, जिसके ऊपर मैंने टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक कोवेलेंट टाइप के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, और उसके बाद में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है। तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में भी आ रहा होगा, तो उसको देख लीजिए पहले। और आज के वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे, जो वीडियो नंबर 6 होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे यहाँ बहुत सारे गेट में क्वेश्चन आता है। इस थ्योरी को MOT थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक कि क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ molecule, then atomic orbital will approach each other, which leads to disturbance of electron and nucleus of atom and mix together. कौन मिक्स करेगा? ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। दिस न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी मॉलिक्यूल बनना है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनता किससे? एटम से, एटम के कॉम्बिनेशन से। तो उन एटम का अपना खुद का ऑर्बिटल होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अप्रोच करेंगे, और जिसकी वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम के, और वो मिक्स करेंगे इस डिस्टर्बेंस की वजह से। और मिक्स करने के बाद में एक नया हाइब्रिड का या एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का अपना खुद का ऑर्बिटल होगा। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि ऑर्बिटल सिर्फ एटम का होता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का भी अपना ऑर्बिटल हो सकता है। और ये थ्योरी कन्विंसिंग थ्योरी है। ये थ्योरी किन्होंने दिया? पोस्टुलेट्स बाय हुंड एंड म्यूलिकेन। ये मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी है देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में भी आ रहा होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो खासकर हाफ फिल्ड होते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करते हैं तो सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही डिस्टर्ब होते हैं। इनके अकॉर्डिंग फुली फिल्ड ऑर्बिटल डू नॉट डिस्टर्ब, दैट डज नॉट डिस्टर्ब। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सारे ऑर्बिटल डिस्टर्ब होंगे, और उसकी वजह से मिक्सिंग होने की वजह से एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये और थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया, इट इज़ फेल्ड, तो इसका हम लोग फेलियर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो फेलियर फर्स्ट है। दूसरा फेलियर ये है कि ये पार्शियली या फिर आयनिक फॉर्म, या कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बता सकते थे कि सिर्फ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये इनके अकॉर्डिंग कभी भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन ये देखा गया कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 1.5, 2.5, 3.5, ये फ्रैक्शन में हो सकता है। जो कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? ये
1.5 2.5 बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, ये एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तीसरी जगह जो ये फेल हो गया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस कैसे होता है या बनता है, ये नहीं बता पाया, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन MOT3 वेल एक्सप्लेन कर सकता है। चौथा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग? ये अकॉर्डिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ या देखा गया कि ऑक्सीजन पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक का मतलब या डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर आपने पास कराया तो ये अवे जाएंगे। जब ऑक्सीजन को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू तो ऑक्सीजन अवे चले जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अगर ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाए, ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तब इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। तो ये पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायामैग्नेटिक है, जो कि रिपेल करेगा, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब के चलते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये मैंने कुछ इसके इंट्रोडक्शन को बताया। अब आते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब टू इक्वल और नियरली इक्वल atomic orbital overlap to form two different molecular orbital। ऑर्बिटल का नंबर सेम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। सपोज अगर यहाँ पर H1 है, एक इलेक्ट्रॉन 1s में, तो ये उसके ऑर्बिटल है। दूसरा यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल है 1s का H1 हाइड्रोजन का, जो एंटी स्पिन में होगा। कंबाइन करके ये एटम है, ये भी एटम है। तो जब दो एटम कंबाइन किए तो इसकी वजह से दो अब यहाँ पर ऑर्बिटल फॉर्म किया, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे वाला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो इस तरीके से फिल हो गया। तो ये जो बना ये 1s और यहाँ पर 2। ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होगा ये तब होगा जब इसमें और भी इलेक्ट्रॉन रहता, तब ऊपर वाले में फिल होता। तो ये जो ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पर 1s2 ये भी हो सकता है। इसको ऊपर वाले में हाई एनर्जी होगा। ये कब फॉर्म करता है? जब हाई एनर्जी हो। और यहाँ पर ये कब फॉर्म करेगा? जब लो एनर्जी होगा। यानी अब ये समझ में आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके का फॉर्म कर सकता है। दो एटम मिक्स करके दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है जिसके पास में लो एनर्जी हो, लो एनर्जी। तो लो एनर्जी तब होगा जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने की वजह से उनमें मोर स्टेबिलिटी होगा। और मोर स्टेबिलिटी वो मॉलिक्यूल तभी हो सकता है जब उनके बीच में एनर्जी बहुत कम हो। तो इस तरह के लो एनर्जी ऑर्बिटल, उसको कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, BO, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा तरह का यहाँ पर ऑर्बिटल जो हो सकते हैं वो हो सकता है हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग हो और इसकी वजह से ये लेस स्टेबल होंगे। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एंटी
बॉन्डिंग ऑर्बिटल AOB, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम लोग स्टार से मार्क करते हैं, या तो आप लिखिए AOB या स्टार मार्क से। तो जैसे कि ये हाई एनर्जी यानी ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको एंटी बॉन्डिंग को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाला बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग बिना स्टार से नीचे की तरफ रखेंगे, बट ये हमेशा लो एनर्जी के होने की वजह से ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा। ये हाई एनर्जी की वजह से एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और एक्साइटेड स्टेट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हमेशा ऊपर में ये एंटी बॉन्डिंग होगा और नीचे की तरफ में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल। होप सो ये समझा। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। एटॉमिक में ऑर्बिटल में हम लोगों ने कैसे किया था, S P D इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग S P और D नहीं करेंगे, हम लोग इनका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। सिग्मा जब है तो ये S के लिए हम लोग सिग्मा यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर P के लिए है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे पाई, और अगर D के लिए है तो D के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा। ये D के लिए होता है। खैर हम लोग D तक नहीं जाएंगे, हम लोग का S और P तक में ही अप टू हम लोग को 20 एटॉमिक नंबर तक का ही या मॉलिकुलर वेट तक का ही मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। तो वहाँ पर सिग्मा और पाई से ही हो जाएगा, हम लोग D पर नहीं जाएंगे। D का हम लोग को स्टडी नहीं करना है या डेल्टा का स्टडी नहीं करना है। अब आ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के लिए हम लोग अफबाउ रूल को यूज़ करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और थर्ड हून रूल्स को यूज़ करेंगे। यही 3 रूल को यूज़ करते हैं। पहला तो ये हो गया A। दूसरा, अगर 2 इक्वल ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी सेम होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग दोनों में इक्वल होगा पहले, उसके बाद में हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो इफ़ 2 ऑर्बिटल हैव सेम इलेक्ट्रॉन देन 1 इलेक्ट्रॉन each occupied in both orbital, then we increase the number of electron। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि 2 ऑर्बिटल का सेम यहाँ पर एनर्जी लेवल है, जैसे पाई 2p x एंड पाई 2p y, ठीक है। और तो यहाँ पर दोनों का सेम है, 2p अगर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये x px है और py है, तो px और py ऑर्बिटल का सेम रहता है। सारे ऑर्बिटल का p y और z, जिसमें से z खासकर सिग्मा फॉर्म करते हैं, ये तो पाई हो सकता है x और y। तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर फिल करूँगा और दूसरे को यहाँ फिल करूँगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले एक दोनों को यहाँ फिल करूँगा, उसके बाद तीसरा को यहाँ फिल करूँगा, फिर चौथे को यहाँ फिल करूँगा, लाइक दिस। ओके, होप सो ये समझा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। थर्ड यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट इन लो एनर्जी ऑर्बिटल, देन इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो पहले लो में करेंगे, जैसे 1s में पहले फिल होगा सिग्मा 1s में, उसके बाद सिग्मा 2s में इसके बाद होगा, क्योंकि 2 का मतलब है हाई एनर्जी, तो इसमें पहले आएगा फिर उसके बाद इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रूल। थर्ड, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन
कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिटल। मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है बस। और इतना रूल समझ लेना है, इतना काफ़ी है। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को समझ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सीक्वेंस, किस ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीक्वेंस या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीक्वेंस। यहाँ पर सबसे पहले लो एनर्जी को लिखेंगे और ये कैसे डिटरमाइन हुआ है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ, तो आपको ये ऑर्डर को याद रखना है। तो सबसे पहला ऑर्डर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार, उसके बाद में फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, उसके बाद में पाई 2py। ये यहाँ पर इक्वल है, दोनों का एनर्जी इक्वल है, पाई 2py एंड पाई 2pz, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। इसका मतलब दोनों में एक एक ऑक्यूपाई होगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पाई 2py स्टार इक्वल टू पाई 2pz स्टार, z, ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिग्मा 2px स्टार, बस ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, देन पाई 2py, पाई इज इक्वल टू पाई 2pz, देन पाई 2p स्टार, पाई 2pz स्टार एंड देन सिग्मा 2px। अब इन सब में आपको मालूम है मैक्सिमम 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे मैक्सिमम। तो आपको इतना ही तक का समझना है, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन तक है, उतने ही तक का आपको पढ़ना है। 21 और 22 ये सब नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर मैं बता दूं, ये जो सीक्वेंस है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो आपको सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखना है। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा, ये सीक्वेंस किस पे अप्लाइड होता है, ये अप्लाइड होता है, यहाँ याद रखना है, अप्लाइड टू दोज मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ग्रेटर देन 14, यानी यह 15 वाले इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा, 16 पे होगा, 17 पे होगा, 18 पे होगा, 19 पे होगा, 20 पर होगा। बस इतना ही आपको समझना है कि यहाँ पर ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसके जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो ये वाला सीक्वेंस अप्लाई होगा। तो ये बहुत सिंपल है। अब इस तरह का सीक्वेंस तो समझ में आ गया कि अगर 7 जिसका इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज़्यादा होगा उसमें हम लोग इस तरीके से करेंगे, लेकिन जिसका 14 हो या 14 से कम हो उसमें कैसे करेंगे, उसमें एक चेंजेस हो जाएगा, तो एक सीक्वेंस पैटर्न चेंज होगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रॉन नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 14, जैसे 14 हो या फिर हो 13 या 12 या 10 या 9, इस तरीके से। तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होगा उसको ध्यान से समझते हैं। सिर्फ एक चेंज होगा, देखिए मैं यही चेंज बताता रहा हूँ, क्या चेंज होगा, ये जो पीठ ऊपर की तरफ, ये जो सीक्वेंस है कौन सा, यहाँ पर ये जो 2px है, ये 2px, ये सिर्फ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, तो बस एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करना है, तो अब देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार, ये वाला ग्रेटर लगाते चले जाएंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ये ग्रेटर, उसके बाद में पाई 2py
इक्वल टू पाई टू पी जेड ग्रेटर देन, अब होगा सिग्मा टू पी एक्स, उसके बाद में पाई टू पी वाई स्टार, उसके बाद में इक्वल टू पाई टू पी जेड स्टार, इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद में फाइनली जो लास्ट में है सिग्मा टू पी एक्स स्टार। ख़त्म, बस इतना ही तक समझना है। तो ये सीक्वेंस एप्लीकेबल है जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस लगाने का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सीक्वेंस से कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कि क्या है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी, जैसे 1.5, 2.5, 1 और 2 तो हो ही सकता है, इसके अलावा ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये बॉन्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से ये बता सकता है। जैसे यहाँ पर क्या तरीका है बॉन्ड ऑर्डर का फाइंड आउट करने का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, इस सीक्वेंस से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो ऊपर वाला सीक्वेंस है, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये करेंगे। दोनों को माइनस करके हाफ से डिवाइड कर देंगे। इफ बॉन्डिंग ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन, तो वो क्या होगा? नॉन एग्जिस्ट। फॉर्म तो करेगा लेकिन वो अनस्टेबल होगा, डिसोसिएट कर जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इज इन 1, 2 और 3, अगर ये रहता है नंबर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म। 2 होने का मतलब है डबल बॉन्ड, और 3 हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड। तो या तो फ्रैक्शन हो सकता है या इस तरह के नंबर हो सकते हैं। अब उसके बाद में आ रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है 0 भी हो जाए, इज 0 हो सकता है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हीलियम 2, हीलियम के मॉलिक्यूल, तो हीलियम का मॉलिक्यूल का क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एक में रहता है, 2 हीलियम में 4 हो गए, तो 4 हो गए तो 1s2 होगा, 1s2, और उसके बाद में सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s2 स्टार। तो यहाँ पर हाफ इनटू बॉन्डिंग का कितना है? 2, और एंटी बॉन्डिंग का कितना है? 2, ये इक्वल हो गए, ये 0। यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग इस थ्योरी से ये भी बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अनस्टेबल इज डिफरेंट थिंग। अनस्टेबल है कि बन रहा है लेकिन वो स्टेबल नहीं, डिसोसिएट कर जा रहा है, और एक है स्टेबल। तो यानी स्टेबल तो वो मॉलिक्यूल होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 होगा, और अनस्टेबल वो मॉलिक्यूल होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा, और वो मॉलिक्यूल बनेंगे ही नहीं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉन्ड ऑर्डर का फाइंड आउट कर लिया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या शो करता है? स्टेबिलिटी, यानी मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ तो उस मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 हुआ तो 2, तो 3 हुआ तो यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज। ओके, तीसरा, बॉन्ड ऑर्डर अगर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर उनके बीच में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होगा तो यानी मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो एक दूसरे के साथ में क्लोज लेकर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्लोज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम when interacting with कोवेलेंट बॉन्ड। तो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड तो ज़्यादा क्लोज, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये चीज़ें समझ में आ गई इन पैरामीटर से। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं
हम लोग कि वो पारामैग्नेटिज्म है और डायामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पारामैग्नेटिक क्या है और डायामैग्नेटिक क्या है? एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो अट्रैक्ट हो जाए, तो पारामैग्नेटिक उसको कहेंगे। तो पारामैग्नेटिक कैसे डिसाइड होता है? पारामैग्नेटिक व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो कहाँ पर? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी सिग्मा 1s स्टार में या सिग्मा 2s स्टार में या फिर सिग्मा 2px में स्टार में, इसमें, या फिर पाई 2py में या फिर पाई 2pz स्टार में। अगर इन जगह पर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे एक 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 या एक, तब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन कहाँ होना चाहिए? एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं होने चाहिए, एंटी बॉन्डिंग में। तो इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पारामैग्नेटिक होगा। लेकिन ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा। लेट अस चेक कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है कि नहीं। तो ऑक्सीजन का कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन होगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। ये 16 है, मतलब 14 से ज़्यादा, तो इसमें नॉर्मल वाला चलेगा। 2px 2 पाई 2py 2 पाई 2pz 2, तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पर पाई 2px नहीं py स्टार और इक्वल टू पाई 2pz स्टार। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी आ गया कितना? 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पर दो फिल करना है, तो एक एक फिल करूँगा मैं, यहाँ और यहाँ। तो ये दो एक ही जगह नहीं डाल देना, दोनों इक्वल है, तो दोनों फर्स्ट को एक एक देंगे। तो ये एक एक देने की वजह से ये अनपेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनमें, जिसकी वजह से ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर मैं इसी तो 1s2 2s2 2p6 3s स्क्वायर 10 दोबारा 4 16, तो यहाँ पर तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरीके से हम लोग थर्ड किसी भी, अब ये दो फंक्शन को समझ लिया, अब थर्ड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बनने से पहले ही हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाकर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल जो बन रहा है या बनाने जा रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं। जैसे ये पूछा जाए कि N2 स्टेबल है या N2 प्लस स्टेबल है या N2 माइनस स्टेबल है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये तीनों में से क्या तीनों स्टेबल है? अच्छा, तीनों स्टेबल अगर है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? N2 तो खैर हम लोग बता देंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में कौन स्टेबल है ये कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम लोग को MOT थ्योरी यूज़ करना पड़ेगा। खैर, स्टेबिलिटी को हम लोग जज करने के लिए एक तो हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्डिंग ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्डिंग ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। दूसरा, यहाँ पर अगर बॉन्डिंग ऑर्डर सेम हो जाए, सपोज किसी का सेम हो जाए, तब उसको क्या, तब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल
अगर ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में ज़ीरो है, एंटी बॉन्डिंग में नंबर इसका ज़ीरो है, तब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। जैसे H2 में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो हाफ इंटू सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सिग्मा 1s2 में आएगा, सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो ये सबसे ज़्यादा 1, सिर्फ एक बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। होप सो ये समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल और पैरामैग्नेटिक का करेंगे। मैंने थ्योरी पूरा का यहाँ पर डिस्कस कर दिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। होप सो ये समझा। बस आज के वीडियो में इतने ही तक।